गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से वितान पुस्तक का पाठ नंबर 3 अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं आमथानवी। तो उसमें जो दो सभ्यताएं, उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके दो शहर, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न समझा रहे हैं। पहले भी, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बहुत से प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। अब उनके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आज आपको समझाऊंगी। तो बच्चों ध्यान से सुनोगे, समझने का प्रयास करोगे, ये आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगे। कुछ ऐसी बातें कई बार पूछ ली जाती हैं तो वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको वो प्रश्न समझाती हूँ। अब अगला प्रश्न, एक ये प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है, नगर नियोजन की दृष्टि से मोहनजोदड़ो का अन्य कोई आधुनिक नगर भी समता नहीं कर सकता, समानता नहीं कर सकता। आज के जो आधुनिक जो नगर बने हुए हैं उनमें कोई भी नगर मोहनजोदड़ो की कोई समानता नहीं कर सकता या मुकाबला नहीं कर सकता। वो सिद्ध कीजिए, ये बताए हैं, पूछ रहे हैं। मोहनजोदड़ो नगर जिस कालखंड में बसाया गया है उस समय इतना सुनियोजित, मतलब इतनी योजना से वो नगर बसाना एक अनूठी मिसाल कहा जा सकता है। यानी कितने साल पहले यदि हम वैसा नगर हमें देखने को मिलता है, तो आज तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, आज तो वैज्ञानिक युग है, मशीनों का युग है। इस युग में भी वैसा नहीं है। तो इतना समय पहले यदि इतना सुंदर नगर बसाया गया था तो उसकी कोई मिसाल नहीं है। शहर की लगभग सभी सड़कें सीधी थी, ठीक है। वास्तुशास्त्र की भाषा में इसे ग्रिड शैली कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित चंडीगढ़ और इस्लामाबाद इसी प्रसिद्ध ग्रिड शैली के शहर हैं, ठीक। इस नगर की चौड़ी सड़कें, लंबी गलियां, कमरे, रसोई घर, खिड़की, सीढ़ियां आदि सभी बहुत ही योजना पूर्वक बनाए गए हैं, बड़ी योजना के अनुसार बनाए गए हैं, जो कि एक नियोजित शहर के सुंदर नमूने कहे जा सकते हैं। यह नगर सिंधु नदी के पास बसाया गया है, इसलिए बाढ़ से बचने के लिए जो सभी इमारतें थी वो ऊंचे ऊंचे टीलों पर बनाई गई थी, ताकि नदी में बाढ़ आने पर इन इमारतों को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि बाढ़ आई तो पानी भर जाएगा, और यदि इमारतें बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं घरों में, तो घरों में पानी भर गया तो रहना मुश्किल हो जाता था। इसलिए जो है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी, और जो मकान थे वो सब इमारतें ऊंचे ऊंचे टीलों पर बनाई गई थी। अब अगला आ जाता है, कुलधरा किस स्थान का नाम है। इस पाठ में एक नाम आया है, कुलधरा किस स्थान का नाम है, उसकी किस घटना से लेखक को मोहनजोदड़ो के खंडहरों में उस स्थान की याद आ जाती है। तो पहले तो ये कुलधरा किस स्थान का नाम है। राजस्थान के जिला जैसलमेर के मुहाने पर एक पीले पत्थरों से निर्मित एक सुंदर गांव है। कहाँ है ये? जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों से बना हुआ एक सुंदर गांव है। इस गांव के जो निवासी हैं, यानी गांव में रहने वाले लोग हैं, वो बड़े ही स्वाभिमानी हैं। उनका किसी मुद्दे को लेकर वहाँ के राजा से झगड़ा हो गया था। यह घटना 100 या 150 साल के लगभग पुरानी है। राजा ने उनकी सभ्यता का, राजा ने मतलब उनकी जो समस्या थी, जिस के कारण उनका राजा से जो है मनमुटाव हो गया था, झगड़ा हो गया था, तो राजा ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, यानी कोई हल नहीं निकाला। तो परिणाम स्वरूप वे गांव छोड़कर के वहां से चले गए थे। रातों रात गांव छोड़कर जाने वाले गांव वासियों का आज तक कुछ पता नहीं चला। मोहनजोदड़ो के घरों को देखकर भी यही आभास होता है, यानी ऐसा ही लगता है मानो शहर के लोग वह शहर छोड़कर के कहीं चले गए हों। सूने घरों को देखकर लेखक को यह आभास हुआ जैसे मानो कि अभी अभी लोग शहर छोड़ करके, अपने घर खाली करके यहाँ से गए हैं, ठीक है। अब पता चल गया कि कुलधरा किस स्थान का नाम है।
राजस्थान के जिला जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों से निर्मित एक सुंदर गांव है, जो कुलधरा है गांव। ठीक है। और गांव के निवासी बड़े स्वाभिमानी थे, मतलब किसी बात को लेकर उनका राजा से झगड़ा हो गया था, राजा ने उनके समस्या का कोई हल नहीं किया था, इसलिए वो नाराज होकर के रातों रात अपना घर बार छोड़ करके गांव छोड़ के चले गए थे। लेकिन आज तक उनका ये पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए थे। तो लेखक ने जब मोहनजोदड़ो के घरों को देखा, मोहनजोदड़ो में नगरों को देखा, तो तब भी उन्हें ये एहसास हुआ कि ये भी वैसा ही लग रहा है जैसे लोग इन घरों को छोड़ करके कहीं चले गए थे और जिनका आज तक कोई भी पता या कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, कामगारों या कर्मचारियों के घरों को कैसे पहचाना गया था और उनकी क्या विशेषता है। वहाँ पे जो लोग काम करते थे, जो कारीगर थे, उनके घरों की पहचान कैसे की गई, यानी घरों को देखकर ये कैसे पता चला कि ये कारीगरों के घर हैं। ठीक है। माधव स्वरूप वत्स के नाम पर जो BM क्षेत्र है उसमें रंगरेज का कारखाना मिला है। ठीक है। इसलिए खोजकर्ताओं ने देखा कि ईंटों के गोल गड्ढों में रंगों के बर्तन रख करके, मतलब ईंटों के ऐसे गोल गोल गड्ढे बना दिए गए हैं और उनमें रंगों के बर्तन रख करके रंगाई का काम होता था। 2 पंक्तियों में 16 एक मंजिला मकान बने हुए थे। इन नीचे मकानों में निश्चित रूप से उस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी रहते होंगे, यानी एक पूरा एरिया बना दिया गया है, तो ऐसे पता चल जाता था कि वहाँ पर जो कारखाने में काम करने वाले लोग थे वही रहते थे। यहाँ भी स्नानघर भी और कुएं भी बने हुए हैं। यह मतलब कुएं देख कर के, स्नानघर बने हुए देख के पता चलता है कि यहाँ आबादी थी, मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे रहते थे, क्योंकि रंगाई का काम था, वो बर्तन वहाँ रखे हुए हैं, घर भी बने हुए हैं, तो वहाँ कुएं, पानी की ज़रूरत होती थी तो कुएं भी बने हुए हैं और स्नानगृह भी बने हुए हैं। ये देख के पता चल जाता था कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग रहते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कृषि कार्य में भी पारंगत थी, यानी निपुण थी, कुशल थी। यह कैसे सिद्ध होता है। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई थी, वहाँ जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से ये पता चलता है कि यहाँ के निवासी कृषि से अच्छी तरह से परिचित थे, यानी कृषि खेती के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ प्राप्त कुओं से की जाने वाली सिंचाई को लिया जा सकता है, यानी यहाँ जो सिंचाई की जाती थी खेती, वो कुओं से की जाती थी। यहाँ के निवासी कुओं से पानी निकालकर सिंचाई करते थे और इससे भी अच्छी खेती करते थे। यहाँ ज्वार, बाजरा आदि की उपज होती थी। इस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि यहाँ खजूर, खरबूजा और कपास आदि भी बोया जाता था। इनके खेती के उपकरण तांबे के बने हुए थे, जो कि अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। अब इन सब बातों से या इन सब चीज़ों को देख करके ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो हैं खेती करने में भी निपुण थे। फिर जो है अगला प्रश्न है, कार्बुजिए कौन था और वह किस काम के लिए प्रसिद्ध है। ये नाम जो दिए गए हैं, बीच में इन नाम को आप ध्यान रखना। ये वाले प्रश्न जो है छोटे छोटे प्रश्नों में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पूरा एक गद्यांश लिख दिया जाता है, पाठ में से गद्य का अंश दे दिया जाता है, कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं, उसमें से फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये नाम आ जाता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो नाम पूछ कि कार्बुजिए कौन था, वह किस काम के लिए प्रसिद्ध था। कार्बुजिए एक वास्तुकार था। यह वास्तुकार विश्व के विशाल शहरों का निर्माता और अनेक प्रसिद्ध इमारतों का वास्तुकार रहा है। यानी शहरों का निर्माण करना है तो पहले जो योजना बनाई जाती है या जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं उनकी जो योजना बनाई जाती है वो ये करता था। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को बनाने का प्रस्ताव आया तो इस शहर की विधिवत बसाने की समस्या थी, अतः कार्बुजिए को यह काम सौंपा गया था। उसके बाद कार्बुजिए ने चंडीगढ़ का नक्शा बनाया और यह सबके सपनों का शहर चंडीगढ़ उसकी गौरव गाथा सुना रहा है। जो चंडीगढ़ शहर बसा हुआ है वो आप देखते हो कि कितना सुंदर बसा है, कितने सुंदर तरीके से सड़कें बनी हुई हैं,
है ना। और वहाँ पे कितने सुंदर तरह से सड़कों के आसपास घर बने हुए हैं और नालियाँ हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं। और वहाँ पर जब बारिश आ जाती है तो कहीं पानी नहीं खड़ा होता, बल्कि ऐसा लगता है कि सारी सड़कें जो है वो धुल गई हों और वो शहर पूरा साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, तो इस जो है इस शहर को विधिवत बसाने का जो काम था किसको सौंपा गया था, वो कार्बूजिए को सौंपा गया था। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आप यदि वीडियो देखो या आप कहीं और से भी ट्राई कर सकते हो और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो और ये वीडियो देखो, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने का प्रयास करो। थैंक यू।